हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि एमसीक्यूज़ जो है 50 एमसीक्यूज़ जो है वो इंग्लिश में लेकर आई हूँ बहुत से स्टूडेंट का। देखिए, ये जो साइकोलॉजी पोर्शन है आपके एग्ज़ाम में, टीजीटी के एग्ज़ाम में, जेबीटी के एग्ज़ाम में जो साइकोलॉजी का पोर्शन पूछा जाएगा, तो आपने देखा होगा वहाँ पर आप लोगों की जो है वो ओवरऑल पूरी पूरी बुक्स उन्होंने मैंशन की है। तो उनमें से जो है हर एक जितने भी उन्होंने आपका जो पूरा सब्जेक्ट या सिलेबस बताया हुआ है, उसमें से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग अब आप लोगों की जो है वो कुछ डेज जो है वो क्लासेस रहेगी। जैसे कि आपने देखा भी होगा मेरे चैनल पे, मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया कि मेडिकल और नॉन मेडिकल का जो है वो एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होने वाला है। तो इन क्वेश्चंस को देख के जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो 50 क्वेश्चंस जो है वो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के अंदर जैसे जैसे हमारे पास टॉपिक बनते हैं, जैसे जैसे हमारे पास जो है चीज़ें हैं, उनके अकॉर्डिंग हम जो है वो क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि एक टॉपिक इसके अंदर हमारे पास आ जाता है आरटीई, यानी कि राइट टू एजुकेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन, पहले तो आपको यहाँ पे फुल फॉर्म इसकी पता होनी चाहिए। आपके पास जो है इस तरीके से ये कई बार पूछ ली जाती है ना। तो आरटीई की फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये आरटीई एक्ट जो है वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर, ये जो है वो कब लागू हुआ था, इनएक्ट हुआ था, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो आपके पास पांच यहाँ पे जो है वो ऑप्शन, चार ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, 2005, 2009, 2012 और 2015। ओवरऑल वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा, आपने आरटीई के बारे में पढ़ा होगा। तो बहुत ही कई चीज़ें हैं यहाँ पे देखने वाली जो आपको आरटीई के अंदर पता होनी चाहिए। तो पहले आपने यहाँ पे जो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आरटीई एक्ट जो है 2009 में आया था, इनेक्ट हुआ था। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें हिंदी में क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं आप लोगों को जो है वो ओरली बता के चल रही हूँ, बाइलिंगुअल चल रहे हैं गाइस हम इसमें। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है इनेक्ट हुआ था किस वर्ष, 2009 को जो इनेक्ट हुआ था। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो 2009 में हुआ है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और आरटीई एक्ट के अंदर ही हम जो है वो टीचर स्टूडेंट रेशियो के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे 30:1 की रेशियो जो है वो प्राइमरी स्टूडेंट के अंदर अगर रखा जाए तो जो है एक टीचर जो है वो 30 स्टूडेंट्स के ऊपर होगा। इस तरीके से ये चीज़ें हम जो है वो आरटीई के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आर्टिकल 21A के बारे में भी आपने सुना होगा कि आर्टिकल 21A जो है ये हमारे पास जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, भारतीय संविधान के अंदर आता है। ये किसके लिए जो है या किसके साथ डील करता है ना। या आरटीई 21A में हम क्या पढ़ते हैं, क्या किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये जो आरटीई 21A है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का, ये जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करता है, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात करता है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जा सकता है, थोड़ा सा घुमा के भी, कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो 21A से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई के बारे में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटीई एक्ट इंश्योर्स फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन, यानी कि आरटी जो है वो कितने से कितने साल के बच्चों को जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था 6 to 14 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कमीशन रेकमेंडेड कॉमन स्कूल सिस्टम, यानी कि सभी के लिए कॉमन होना चाहिए स्कूल, जैसे भी बच्चे हैं सभी के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ पे बोला गया था, कोठारी कमीशन के अंदर जो है ये बोला गया था कॉमन स्कूल शिक्षण का सिस्टम के बारे में। और इन्होंने जो है वो ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला भी जो है वो दिया हुआ है कोठारी कमीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनईपी 2020। आपने देखा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, स्कूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछा गया है। अगर हम पहले की बात करते तो पहले हमारे पास 10+2+3 ये स्ट्रक्चर रहता था हमारा पहले। लेकिन अगर हम करंट की बात करें, 2020 के बारे में बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 5+3+3+4 ये हमारे पास जो है वो न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास जो है वो प्री प्राइमरी के भी जो है वो 3 साल आते हैं, और यहाँ पे 2 साल हमारे पास जो है फर्स्ट और सेकंड आ जाता है।
उसके आगे थर्ड आ जाएगा हमारा तीसरी, चौथी और पांचवी, नेक्स्ट तीसरे पे छठी, सातवीं और आठवीं, और नेक्स्ट 4 पे आ जाता है आपका 9th 10th +1 +2। ठीक है, इसीलिए ये पूरा जो है वो स्कूल स्ट्रक्चर को देखते हुए बनाया गया है। जबकि जो पुराना एजुकेशन स्ट्रक्चर था इसमें हमारे पास जो है वो पहली से 10वीं ये रखा गया था 10 में, और आपका 11th और +2 रखा गया था आपके 2 में, और ग्रेजुएशन रखा गया था 3 में। कई बार हम इसे जो है वो 10+2 भी बोल सकते थे, क्योंकि यही हमारे पास जो है वो स्कूली स्ट्रक्चर के अंदर आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील स्कीम के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि मिड डे मील स्कीम जो है वो कब लागू हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 में। एमडीएम के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, तो एमडीएम स्कीम जो है वो 1995 को जो है वो लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान SSA इसको बोला जाता है। आप इसकी फुल फॉर्म याद रख सकते हो, सर्व शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च्ड इन। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो कब लॉन्च हुआ था? 2001 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, RMSA एम्स एट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ, यानी कि ये जो RMSA है ये सार्वभौमिकरण में इसका एम क्या है? सार्वभौमिकरण के कॉन्टेक्स्ट पे ये यहाँ पे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में जो है ये, इसके बारे में इसका उद्देश्य है सेकेंडरी एजुकेशन, कि सभी को सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये यहाँ पे 8th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब हुआ समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा एम्फेसाइज करती है किस चीज़ के ऊपर? एम्फेसाइज करती है तो समावेशी शिक्षा के अंदर जैसे भी बच्चा है उसको जो है चाहे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है देखने में सुनने में, है ना, आंशिक रूप से कोई प्रॉब्लम है, एक होता है बिल्कुल ठीक बच्चा है, तो वो सभी प्रकार के बच्चों को जो है वो साथ में शिक्षा देने के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वल अपॉर्चुनिटी इन रेगुलर स्कूल। जो नॉर्मल स्कूल है, रेगुलर स्कूल है, जहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे आते हैं, उनको जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देना, यहाँ पर ये जो है इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करती है। सेपरेट स्कूल नहीं होने चाहिए डिसेबल्ड के लिए, ये अलग चीज़ हो जाती है। ये मतलब हम सेपरेट स्कूल्स में बच्चों को तभी भेजें जब उनको जो है वो 100% में से 99% जो है, अगर डिसेबिलिटी अगर आपको किसी बच्चे के अंदर देखने को मिलती है तभी जो है उनको वहाँ पे भेजना चाहिए, नहीं तो बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो रेगुलर स्कूल्स में दी जानी चाहिए। ठीक है, स्पेशल क्लासरूम की भी ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग दी जाए सिर्फ और सिर्फ, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन फॉर ऑल मीन्स, ये जो एजुकेशन फॉर ऑल है यानी कि सभी के लिए शिक्षा, ये किस में कहा गया था? ये वाला पॉइंट NLM में कहा गया था, SSA में कहा गया था, UEE में कहा गया था, या MDM में कहा गया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UEE में जो है ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस्ड। जो 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है इसने जो है वो किसको रिप्लेस किया है? तो इसने, आपको पता है इससे पहले हमारे पास जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो थी हमारे पास 1986 की एजुकेशन पॉलिसी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसने जो है वो इसको रिप्लेस किया था। NCERT एस्टेब्लिश्ड हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है तो NCERT की, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, NCERT की फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे कि NCERT की स्थापना, मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर बताऊंगी, इसकी फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन पे आप सभी बताएंगे। NCERT एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? तो 1961 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। NCF के बारे में भी आपने सुना होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो अब तो वैसे हमारे पास जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है उसके साथ ही हमारे पास जो है वो न्यू करिकुलम भी आ जाता है, लेकिन हम NCF 2005 की बात करते हैं। ये किस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो NCF के अंदर हमने पढ़ा था, जो पुराना था चाहे न्यू है, उसमें जो है रचनात्मकता के बारे में बोला है कि बच्चा क्या करे, खुद से चीज़ों को क्रिएट करे, खुद से चीज़ों की रचना करे, इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करता था। तो ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, रोट लर्निंग के ऊपर, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के ऊपर, या टीचर सेंटर्ड अप्रोच के ऊपर, तो ये एम्फेसाइज करता था कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के ऊपर, रचनावादी दृष्टिकोण के ऊपर जो है ये एम्फेसाइज करता था कि बच्चा जो है वो खुद से चीज़ों को क्रिएट करे, कंस्ट्रक्ट करे। नेक्स्ट है, आश्रम स्कूल्स मेनली सर्व।
जो आश्रम्स होते थे ना, तो वो क्या सर्व करते थे बच्चों को, किस चीज़ की जो है वो, किसको जो है वो शिक्षा देते थे, अर्बन बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को, रिच फैमिलीज़ को, या डिसेबल्ड चिल्ड्रन को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो ट्राइबल होते थे, गांव वगैरह के होते थे, उनको जो है वो शिक्षा देते थे आश्रम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में भी आपने सुना होगा। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का एम क्या था, एम्स एट, उसका जो है एम था, उसका लक्ष्य क्या था, हायर एजुकेशन फैसिलिटी, की उच्च शिक्षा के लिए उनको फैसिलिटीज़ देना, मिनिमम इसेंशियल फैसिलिटीज़ इन स्कूल, कि स्कूल में ही जो मिनिमम, कम से कम जो आवश्यकताएं हैं उनकी, उनको पूरी किया जाए सके, या फ्री यूनिफॉर्म दी जाए, या टीचर की सैलरी को इम्प्रूव किया जाए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो एम है वो हो जाएगा मिनिमम इसेंशियल्स फैसिलिटी इन स्कूल, यानी कि स्कूल में मिनिमम इसेंशियल जो इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यूनिवर्सल एक्सेस, एनरोलमेंट एंड रिटेंशन, कि यूनिवर्सल एक्सेस हो, सार्वभौमिक, सभी की जो है पहुंच हो सके स्कूल तक, सभी बच्चे जो है वो एनरोल हो, और सभी बच्चों का ध्यान वहाँ पे हो, रिटेंशन हो, रिलेट टू, ये किस चीज़ से जो है वो रिलेट करता है, तो ये यूईई से रिलेट करता है। इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन पे बतानी है कि ये जो यूईई है ये क्या चीज़ है। इसका आंसर मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया, यूईई की फुल फॉर्म आप लोगों के लिए क्वेश्चन का रहेगा, कमेंट सेक्शन पे आंसर करेंगे। अभी हमने एनसीईआरटी की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों से पूछी हुई है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताओगे, और ये हमने देख लिया कि ये एस्टेब्लिश जो है वो 1961 में हुई है। तो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कंडक्टिंग एग्जाम्स, एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, टीचर को रिक्रूट करने के लिए, करिकुलम का फ्रेमवर्क करने के लिए, करिकुलम को बनाने के लिए, या स्कूल की इंस्पेक्शन करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा करिकुलम फ्रेमवर्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड स्कूल वॉज सजेस्टेड बाय, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है नेबरहुड स्कूल, यानी कि पड़ोसी स्कूल, हम इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो ये नेबरहुड स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने सजेस्ट किया था, तो ये कोठारी कमीशन ने सजेस्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसीई, सीसीई का मतलब है आपके पास कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि हम जो बच्चों का आकलन करते हैं वो कंटिन्यू होना चाहिए, पूरी साल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी कर रहे हैं थोड़ी देर बाद रुक रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि ये जो है वो व्यापक स्तर पर होना चाहिए, सिर्फ एक एस्पेक्ट को ध्यान में ना रखें हम इसमें, बल्कि सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखें, उसकी फिजिकल, मॉरल, मेंटल, सोशल, सभी टाइप की डेवलपमेंट के बारे में बात करें, है ना, और उसका समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए। ये है आपका सीसी। तो ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ है कौन सी पॉलिसी के अंदर, एन या किसके अंडर हुआ है, सीसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर एनसीएफ 2005 के अंडर हुआ है, एनईपी 2020 के अंडर हुआ है, एनपीई 1968 के अंडर हुआ है, या सीएबीई 1992 के अंडर हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एनसीएफ 2005 में जो है वो सीसीई के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीई, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 रेकमेंड्स पीटीआर एट प्राइमरी लेवल इज, पीटीआर का मतलब क्या है, यहाँ पर प्यूपल टीचर रेशो के बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्यूपल टीचर रेशो कितनी होनी चाहिए प्राइमरी लेवल पे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30:1 जो है वो रेशो होनी चाहिए, एक टीचर होगा 30 बच्चों के ऊपर। अगर 31 भी बच्चे हो जाते हैं तो टीचर वहाँ पर जो है वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 21st क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन इज अ, ये जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या ये एक फंडामेंटल राइट है, क्या ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, क्या एक फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि हमारा मौलिक कर्तव्य है, या एक लीगल राइट है। तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट है आईसीटी स्टैंड्स फॉर, आईसीटी का मतलब क्या है, इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शनल करिकुलम टेक्निक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने आईटी तो पढ़ा होगा, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आपको पता ही होगा, तो सी यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23,
RMSA, ये जो RMSA है ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हायर एजुकेशन पे, करिकुलम के डिज़ाइन पे या फी एजुकेशन पे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो फोकस करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है UDISC कलेक्ट्स, क्या कलेक्ट करता है? ये जो UDISE है ये क्या कलेक्ट करता है? स्कूल का डाटा, एग्जाम का रिजल्ट, टीचर की सैलरी या स्टूडेंट का होमवर्क? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये स्कूल का डाटा जो है वो कलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, PM पोषण स्कीम वॉज अर्लियर कॉल्ड। ये जो PM पोषण स्कीम हम बोल रहे हैं ये पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? आज हम इसको PM पोषण स्कीम बोल रहे हैं। तो वॉज अर्लियर कॉल्ड मिड डे मील, SSA, RMSA या NLM? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिड डे मील बोला जाता था पहले, लेकिन अब हम इसे जो है वो PM पोषण स्कीम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटी, एक होता है इक्विटी, एक होता है इक्वालिटी। इक्विटी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बच्चे हैं, अगर हम इक्विटी की बात करेंगे तो जिसको जितने सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसको जितनी हेल्प की ज़रूरत है, हम उसे उतनी हेल्प देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर इस बच्चे को जो है वो किसी काम को करने के लिए जो है वो 4 लोगों की हेल्प की ज़रूरत है ना, और यहाँ पर ये इंसान जो है वो 2 इंसानों के साथ में भी कर सकता है, तो हम इसे यहाँ पे इतना ही सपोर्ट देंगे, इसको 2 लोग देंगे हेल्प के लिए, इसको 4 देंगे। लेकिन वहीं पर अगर इक्वालिटी की बात करते तो इसको भी हम 4 देते, इसको भी हम 4 देते। ठीक है, ये इक्विटी और इक्वालिटी का डिफरेंस है। तो इक्विटी, अगर हम एजुकेशन के बारे में बात करें कि इक्विटी का मतलब क्या है एजुकेशन में, सेम ट्रीटमेंट सभी को, या स्पेशल सपोर्ट टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, या ओनली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, या हायर फीस फॉर रिच? तो यहाँ पे देखिए, अगर हम सभी को सेम ट्रीट करते हैं तो वो इक्वालिटी होगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया। स्पेशल सपोर्ट अगर हम डिसएडवांटेज्ड को दे रहे हैं, आपको पता है उनको थोड़े से जो है वो हेल्प की ज़रूरत होती है। मेरिट बेस्ड हम सिर्फ सिलेक्शन करें, ये भी ज़रूरी नहीं है शिक्षा में, है ना। बच्चों के अंदर कई चीज़ें होती है, हो सकता है कई बच्चा मेरिट में आ गया, वो नकल के माध्यम से ही आया होगा। हायर फीस फॉर रिच, कि जो रिच लोग हैं उनसे हायर फीस ली जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल सपोर्ट फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोकेशनल एजुकेशन इज प्रमोटेड एट। वोकेशनल एजुकेशन प्रमोट होती है किस एज पे जो है वो प्रमोट होनी चाहिए? अपर प्राइमरी में, सेकेंडरी लेवल पे, प्री प्राइमरी पे, या हायर एजुकेशन पे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी लेवल पे हमारी जो वोकेशनल एजुकेशन है वो प्रमोट होती है। नेक्स्ट है, NIOS के बारे में भी आपने सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। NIOS एब्रीविएशन बतानी है, स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, न्यू इंडियन ओपन स्कूल, और नेशनल इंफॉर्मेशन ऑन स्कूलिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, लर्निंग विदाउट बर्डन कमेटी वॉज हेडेड बाय। ये जो बिना बोझ के शिक्षा की हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को सिखाना है, बोझ नहीं डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कमेटी किसने हेड की थी? यशपाल ने कमेटी को हेड किया था, कोठारी ने, राधा कृष्णन ने, या अरविंदो ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लर्निंग विदाउट बर्डन का कॉन्सेप्ट जो है वो यशपाल जी ने दिया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अडल्ट लिटरेसी इज प्रमोटेड अंडर, यानी कि जो प्रौढ़ शिक्षा की हम बात कर रहे हैं ये प्रमोट होता है NLM के अंदर, RMSA के अंदर, SSA के अंदर, या NP के अंदर, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा NLM, नेशनल लिटरेसी मिशन भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो एडल्ट लिटरेसी इज प्रमोटेड अंडर NLM। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। जो भी स्टूडेंट JBT कमीशन देने वाला है, TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल, TGT आर्ट्स देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए, सभी के लिए ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। डाटा आप लोगों को याद करने वाला है, कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा कि हमें किस किस तरीके से जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो इनको ध्यान से देखिएगा। और आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से आप लोगों के लिए कुछ और क्वेश्चंस जो है अभी हम जो है वो ऑलमोस्ट जो है इसके 100 क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने 30 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए हैं, इसके आगे हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।